हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। चलो आगे करते हैं अपने चैप्टर। अपना चैप्टर चल रहा था संसाधन और कृषि। ठीक है, तो हम कृषि के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिए थे। हमने विभिन्न प्रकार की फसल ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रबी की ऋतु कौन सी होती है, खरीफ की ऋतु कौन सी होती है, जायद की ऋतु कौन सी होती है। ठीक है, हमने काफ़ी भू संसाधनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, भूमि के प्रकार के बारे में पढ़ा। निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रति भूमि किसे कहते हैं, एक वर्ष से जिस पर खेती नहीं होती। हमने कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पढ़ा था। हमने वन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। हमने काफ़ी कुछ भू संसाधनों के बारे में अध्ययन किया। अब हम फोकस करेंगे कृषि पर। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग है इसकी कृषि के प्रकार, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर करेंगे और नज़ारे आएंगे पूरे चैप्टर में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक, तो अगला टॉपिक है कृषि के प्रकार। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि यानी बरानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। ठीक है, देखो कृषि के प्रकार में ये हमें दो प्रकार की कृषियों के बारे में बताता है। पहली है सिंचित कृषि, दूसरी है वर्षा पर निर्भर कृषि। ठीक है, तो फ़र्क देखो इसमें क्या होता है। जो सिंचित कृषि होती है वो जो होती है ना, वो वर्षा पर निर्भर नहीं होती। यानी पानी की जो पानी चाहिए होता है ना उस कृषि को, तो वो हम नहरों, कुओं इत्यादि से ले लेते हैं। दूसरी होती है वर्षा पर निर्भर कृषि यानी बरानी कृषि। यानी ये ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पर नदी नाले वगैरह नहीं पाए जाते, तो वहाँ पर जो कृषि डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वर्षा पर। ठीक है, और इस खेती को हम बरानी खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलकर क्या करेगा, ये सिंचित कृषि को और वर्षा पर निर्भर कृषि को भी आगे अलग अलग भागों में बांटेगा। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सिंचित कृषि पे। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। अब देखो सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। दो प्रकार की इसमें कृषि की बात की गई है, यानी सिंचित कृषि को दो प्रकार की कृषि में बांटा गया है। कौन कौन सी दो प्रकार की है, एक तो रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखो रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को पूरा सिंचाई द्वारा किया जाता है। देखो नाम से स्पष्ट है, नाम क्या देता है ये, रक्षित सिंचाई कृषि, यानी ऐसी कृषि जिसमें उद्देश्य क्या होता है अपना, कम जल का उपयोग करके अधिक फसल प्राप्त करना। यानी रक्षित, यहाँ रक्षित शब्द आगे है ना, रक्षित शब्द का मतलब क्या हुआ, रक्षित शब्द का मतलब ये हुआ कि हमें जल की रक्षा करनी है और जल की रक्षा करते हुए हमें अच्छी उत्पादकता प्राप्त करनी है, इसे बोलते हैं रक्षित सिंचाई कृषि। ठीक है, देखो रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य वापस मैं बताता हूँ आपको, आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हम वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बूंद बूंद सिंचाई कृषि, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना ना, तो जिससे कि कम जल से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सके। ठीक है, दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि देखो क्या होती है, ये रक्षित सिंचाई कृषि से थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, देखो इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। यानी उत्पादक सिंचाई कृषि रक्षित सिंचाई कृषि से भिन्न है। देखो रक्षित सिंचाई कृषि का उद्देश्य था कि जल का बचाव करना और अधिक उत्पादकता हासिल करना, लेकिन उत्पादक सिंचाई कृषि में क्या है कि हमें, हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो किस पे होता है, उत्पादकता प्राप्त करने पे। फिर ये नहीं देखा जाता कि जल का कितना उपयोग हो रहा है। यानी यहाँ पर ऐसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं जो ज़्यादा जल का प्रयोग करती है, जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य फोकस होता है अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने में, इसलिए इसको बोलते हैं उत्पादक सिंचाई कृषि। ठीक है, देखो आगे कहता है कि उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। दो प्रकार की कृषि देखी थी हमने सिंचित कृषि में, कौन कौन सी, एक रक्षित सिंचाई कृषि, एक उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि में जल की रक्षा करते हुए उत्पादकता ज़्यादा प्राप्त करनी है, लेकिन उत्पादक सिंचाई कृषि में मुख्य फोकस कहाँ पे होता है, उत्पादकता प्राप्त करने पर। ठीक है, फिर देखो हमने सिंचित कृषि देखी, हमने कृषि के प्रकार में दो प्रकार की कृषि की बात की थी, एक तो सिंचाई कृषि और एक बरानी कृषि। सिंचाई कृषि को दो भागों में बांटा था, उत्पादक सिंचाई कृषि और रक्षित सिंचाई कृषि। अब बात करेंगे हम बरानी कृषि की, यानी वर्षा पर निर्भर कृषि की। तो वर्षा पर निर्भर कृषि किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। ठीक है,
देखो, वर्षा पर निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर दो वर्गों में बांटी जाती है। एक शुष्क भूमि कृषि तथा दूसरी आर्द्र भूमि कृषि। यानी इस कृषि को भी दो प्रकार में बांटेंगे। जैसे हमने पहले वाली कृषि, कौन सी कृषि, जो सिंचित कृषि थी, उसको दो प्रकार में बांटा था ना, कौन कौन से, उत्पादक सिंचित कृषि और रक्षित सिंचित कृषि। अब वर्षा पर निर्भर कृषि यानी बरानी कृषि को भी दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सी कृषि में, एक तो होगी इसमें शुष्क भूमि कृषि और दूसरी होगी इसमें आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों में सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में शुष्क भूमि खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। देखो, शुष्क भूमि कृषि, नाम में आ गया शुष्क भूमि, यानी ऐसी भूमि जहां वर्षा कम होती है। अगर अपने लैंग्वेज या फिर डेफिनेशन पे जाएं तो ऐसी भूमि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है। और वहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जो इस भूमि के अनुकूल होंगी, यहाँ पर उग सकें। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलें उगाई जाती हैं, जैसे जैसे कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ग्वार हो गया, चारा फसलें होगी आदि उगाई जाती है। और इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल संरक्षण विधियों का भी उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, शुष्क भूमि खेती की जाती है। ठीक है। दूसरा होता है कि आर्द्र कृषि। पहली तो देखो हमने देखी शुष्क भूमि कृषि, अब दूसरी है आर्द्र भूमि कृषि। देखो आर्द्र भूमि कृषि क्या होती है। जो आर्द्र भूमि कृषि है ना, यानी आर्द्र कृषि है ना, आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वह फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि। ताजे पानी की जल कृषि भी है। देखो, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी शुष्क भूमि होगी। लेकिन भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी तो हैं जहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा वाला इलाका हो गया ना, तो वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्रदेश जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाएंगी ना जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर मान लो ऐसी भूमि है जहाँ पर पानी सदा भरा रहता है, तो वहाँ पर ऐसी फसलें थोड़ी उगाएंगे जहाँ पर पानी कम होगा, तो फिर तो फसल होगी नहीं। तो ऐसी भूमि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऐसी ही फसलें उगाई जाती हैं जहाँ जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया आदि। ताजे पानी की कृषि होगी। तो ऐसी कृषि कौन सी बोलते हैं, आर्द्र कृषि बोलते हैं। ठीक है। देखो, वापस मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन सी कृषि देखी। हमने जो कृषि के प्रकार देखे थे ना, कृषि के प्रकार में हमने दो प्रकार की कृषि देखी थी। दो प्रकार की कृषि कौन कौन सी थी, एक सिंचित कृषि थी और दूसरी कौन सी थी, दूसरी वर्षा पर निर्भर कृषि थी, बरानी कृषि थी। ठीक है। सिंचित कृषि को हमने दो भागों में बांटा था, रक्षित सिंचित कृषि और उत्पादक सिंचित कृषि। ठीक है। और उसके बाद जो बरानी कृषि थी, बरानी कृषि को भी हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी कृषि थी वो, एक शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो गया होगा तो आप वापस से वीडियो देखिएगा और ध्यान से क्लियर कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आगे ये परिभाषाएं यूज़ होंगी। ठीक है। चलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्यान्न फसल। देखो, खाद्यान्न फसल क्या होती है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने के अंदर होता है खाद्यान्न फसल कहलाती है। समझ गए? यानी ऐसी फसलें जिसको हम खाते हैं ना, वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। नाम से भी देख लो आप, स्पष्ट है, नाम से आप समझ जाओगे खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जो खाने में प्रयोग होती हैं। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देखो, मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बोए गए क्षेत्र यानी समस्त बोया गए क्षेत्र या फिर इसको बोलो निवल बोया गया क्षेत्र, इसकी परिभाषा बताई थी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें फसलें बोई और काटी जाती हैं वो बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और भारत में जो बोया गया क्षेत्र है ना, उसके 2/3 यानी 2/3 भाग पे सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिससे हमें इसके महत्व का पता चलता है। ठीक है। अब देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या फिर व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। देखो, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करें, जीविका निर्वाह यानी जीवन यापन के लिए खेती, और व्यापारिक अर्थव्यवस्था यानी व्यापार के लिए चाहे हम खेती करें। सभी जगह पर खाद्यान्न फसलें काफ़ी महत्ता रखती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्न को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, खाद्यान्न जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनाज के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे दालों के बारे में। आप जानते हो अनाज में गेहूँ, मक्का ये सब आ जाते हैं और दालों में तुर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब दालें आ जाती है। तो दाल और अनाज से तो आप वाकिफ़ हो, घर पे खाते ही हो। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनाज के बारे में, ठीक है। तो देखो भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है, ठीक है। यानी भारत में जो कुल बोया गया क्षेत्र है ना, उसके कितने परसेंट भाग पर अनाज बोया जाएगा? 54% भाग पर। और भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। ये कुछ आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आंकड़े बदलते रहते हैं। मेरे पास ये जो बुक है इसमें 2011 के आंकड़े दिए हुए हैं। 2011 के नहीं है, सॉरी, इसमें ना 2-2 साल बाद आंकड़े अपडेट होते हैं। अब मेरी जो बुक 2015-16 के आसपास की है, तो आपकी नई बुक में आंकड़े अपडेट होंगे, तो आप आंकड़ों को अपने तरीके से अपडेट कर लीजिएगा। मैं इस बुक में मेरी बुक के आंकड़े बताऊंगा, ठीक है आपको। देखो, पहला मैंने फैक्ट बताया कि कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर अनाज बोया जाता है भारत में? 54% पर। और भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है? 11%। अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। भारत विविध प्रकार के अनाज उत्पन्न करता है, जिनमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी इत्यादि सब आ जाते हैं, ठीक है। देखो, अनाज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की, ठीक है। देखो, चावल भी तो अनाज है, इसका उपयोग कैसे होता है? देखो, भारत में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादित होता है ना, वो कौन सा होता है? वो चावल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर गेहूँ आता है, ठीक है। तो इसके चावल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि ये एक उष्ण आर्द्रकटिबंधीय फसल है और इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन होता है? चावल की खाद्यान्न फसल होती है, ठीक है। गेहूं से भी ज़्यादा। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो चावल है, ठीक है। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। देखो, भारत बहुत बड़ा देश है। दक्षिण भारत में तो चावल की उत्पादकता अच्छी खासी होती है, पूरे साल ही चावल वहाँ पर उत्पादित होता है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर चावल उत्पादित होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग नदियों से हम जो सिंचाई कर लेते हैं, नहरें निकाल कर, कुओं से, ट्यूबवेल से अच्छी खासी सिंचाई करके हम चावल उत्पादित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में वर्षा भी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर चावल उगती है, ठीक है। आगे कहते हैं कि दक्षिण राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें बोते हैं, जिसमें ओस, अमन और बोरो जिसे कहा जाता है। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। देखो इसमें क्या कहता है, जो दक्षिण भारतीय राज्य है ना, वहाँ पे क्या है कि पूरे साल एक जैसी जलवायु रहती है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। उत्तर भारत में तो पहले ठंड पड़ेगी, गर्मी आएगी, बसंत आएगा, पतझड़ आएगा। तो उत्तर भारत में जो ऋतुओं का डिफरेंस है ना, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। सर्दियों में बहुत कम तापमान होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान होता है। लेकिन दक्षिण भारत में पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। इसलिए दक्षिण भारत में पूरे साल ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहती है जिसमें चावल उगता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में एक साल में 3 बार चावल बोया जाता है, काटा जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों फसलों को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओस की फसल, अमन की फसल और बोरो की फसल। ये तीनों चावल की फसलों के नाम है जो एक साल में 3 बार उगाई और बोई और काटी जाती हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। यानी खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ओसमन, बोरो एंड दक्षिण भारत में चावल पूरे साल उगाई काटी जाती है, लेकिन उत्तरी भारत में सिर्फ और सिर्फ चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। भारत विश्व का 22.07% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। यानी अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 22% चावल कौन उत्पादित करता है? भारत। फिर भी चाइना के बाद ये दूसरे स्थान पे है। और निवल बोए गए क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्रफल के 1/4 भाग पर चावल की फसल बोई जाती है, ठीक है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसमें पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ जाता है।
चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार की बात करें तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल राज्यों में इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। प्रति हेक्टेयर पैदावार देखो, एक होता है उत्पादन ज़्यादा होना, एक होता है प्रति हेक्टेयर पैदावार ज़्यादा होना। उत्पादन तो हम सीधा माप लेते हैं कि यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, जहाँ पर ज़्यादा हुआ हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार का मतलब यानी किसी खेत का 1 बीघा है, 1 बीघे में कितनी ज़्यादा फसल होती है, यानी 1 हेक्टेयर भी तो एक माप ही होती है ना। तो 1 हेक्टेयर में जितनी ज़्यादा चावल हो, हमें बोलेंगे प्रति हेक्टेयर उतना ज़्यादा चावल उत्पादित होता है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता अधिक है? इसमें पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल राज्य आ जाते हैं, ठीक है। इनमें पहले 4 राज्यों में संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं थे। मैंने आपको बताया ये जो ऊपर वाले राज्य थे, ये यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी यहाँ चावल उत्पादित होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी। फिर उसके बाद कहता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 में प्रारंभ की गई। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग एवं शुष्क जलवायु के कारण फसलों को रोग प्रतिरोधकता अधिक कारक, इससे प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के लिए उत्तरदायी है। देखो, हरित क्रांति जब आई थी ना 1970 के दशक के आसपास, तो वो अच्छे खासे HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी के बीज लेके आई थी, जिसे अधिक सिंचाई चाहिए होती थी और उर्वरक वगैरह का अधिक उपयोग चाहिए होता। तो ऐसे बीजों से क्या है, हमें उत्पादकता भी अधिक प्राप्त हुई और चावल की अच्छी खासी पैदावार होने लगी, जिससे चावल की फसलों में जो पहले रोग लग जाते थे वो भी कम हो गए। और इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा ये जो क्षेत्र है ये वर्षा पर निर्भर है, यहाँ पर थोड़ी कम पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप चावल के बारे में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। ये देखो, ये मैप दे रखा है ना, इसमें ये मैप दे रखा है, इसमें 2 मिनट, ये 2 मिनट जस्ट सेकेंड। देखो चावल का वितरण, ये चावल का वितरण का मैप दे रखा है। तो आप ये जो डार्क क्षेत्र देखोगे ना, यहाँ पर चावल की पैदावार काफ़ी अधिक होती है, और जो या लाइट डार्क है ना, ये पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं थे, लेकिन बाद में सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर चावल उत्पादित कर दिया गया। यानी जो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, या फिर जो ये पश्चिमी घाट का थोड़ा बहुत क्षेत्र देखोगे, यहाँ पर चावल उत्पादन बाद में किया गया, यानी सिंचाई के द्वारा किया गया। लेकिन जो डार्क ग्रे वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर पारंपरिक रूप से, यानी ये वर्षा पर निर्भर चावल उत्पादित क्षेत्र है, यहाँ पर पहले से होता आ रहा है चावल उत्पादित, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देखोगे ना, यहाँ पर भारत में चावल उगाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं गेहूँ। देखो, अब दूसरा अनाज आ गया अपने पास, गेहूँ। हमने चावल के बारे में पढ़ा, तो भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ है, ठीक है। तो अब हम गेहूँ के बारे में देखेंगे। देखो, भारत में चावल के पश्चात गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.8% गेहूँ का उत्पादन करता है। यह मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद और रबी ऋतु में बोया जाता है, और इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग पर केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा का पठार तथा हिमालय पर्वत श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र। देखो, ये बता रहा है कि दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा? हमारा गेहूँ है। विश्व में भारत कितना उत्पादित करता है? 12.8% उत्पादित करता है। ये कौन सी फसल है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे शरद ऋतु अर्थात रबी की ऋतु में बोया जाता है, और अप्रैल मार्च यानी बसंत के आगमन तक काट लिया जाता है। फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग में केंद्रित है, यानी उत्तरी भारत की ये मुख्य फसल कही जाती है। किसको? गेहूं को। कहाँ कहाँ पर उत्तरी भारत में होती है? ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, मालवा का पठार हो गया, हिमालय पर्वत प्रदेश हो गया, 2700 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है, यहाँ पर ये ज़्यादातर फसल उगाई जाती है, ठीक है। रबी की फसल होने के कारण ये सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठारी क्षेत्रों में ये वर्षा निर्भर फसल है, ठीक है। देखो, ये गेहूं की फसल मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ पर गेहूं की फसल होती है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ये वर्षा पर भी निर्भर करती है, जैसे हिमालय के उच्च भाग हो गए या मालवा का पठारी क्षेत्र हो गए, ठीक है। देश के कुल बोए के क्षेत्रफल की बात करें तो 14% भाग पर गेहूँ बोए जाते हैं। गेहूँ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो जाते हैं, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में गेहूँ की उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, मैंने आपको बताया ना,
तो पंजाब और हरियाणा में गेहूँ काफ़ी प्रति हेक्टेयर में उत्पादित होता है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है, लगभग 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादित होता है। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार थोड़ी सी मध्यम स्तर की है। फिर बात करें तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में और थोड़ी ये कम हो जाती है, ठीक है। ये आपने गेहूं के बारे में देखा। उसके बाद तीसरी हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल आती है उसे बोलते हैं ज्वार की फसल, ठीक है। तो अब हम ज्वार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, देश की कुल बोए के क्षेत्रफल के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। मोटा अनाज, देखो ज्वार एक मोटा अनाज है। देखो, अनाज और मोटे अनाज में फ़र्क होता है। जो मोटा अनाज होता है ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। भारत में क्या है कि प्राचीन काल से मोटे अनाज की अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद मोटे अनाज की पैदावार कम होगी, गेहूँ और चावल ज़्यादा बोए जाने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो इनके अच्छे खासे बीज आ गए थे, दूसरा इनके MSP से गवर्नमेंट देती थी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दिया करती थी। मोटे अनाजों पे अपेक्षाकृत नहीं मिलता था, जिस कारण से इनकी खेती कम होगी। लेकिन अब वापस 2023 जो है वो मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया भारत के द्वारा, तो अब वापस मोटे अनाजों पर जोर दिया जा रहा है। देखो, देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत मोटा अनाज बोया जाता है? 16.5%। इसमें प्रमुख है ज्वार, जो कुल बोए गए क्षेत्रफल के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यानी भारत में मोटे अनाज की अगर खेती की बात करें ना, तो मोटा अनाज भारतीय निवल बोए गए क्षेत्रफल के 16.5% पर बोया जाता है। लेकिन सिर्फ ज्वार की बात करें, जो भी एक मोटा अनाज है, वो 5.3% भाग पर बोया जाता है भारत में, ठीक है। ये दक्षिण और मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक का ज्वार का उत्पादन करता है। यानी ये दक्षिण और मध्य भारत में अच्छी खासी होती है, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें जहाँ पर ज्वार उत्पादित होता है, उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाते हैं। दक्षिण राज्यों में ये खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया, दक्षिण भारत में पूरे साल एक जैसी ऋतु रहती है, इसलिए जो ज्वार है वो खरीफ में भी बो दिया जाता है और रबी में बो दिया जाता है, ठीक है। परंतु उत्तर भारत में ये मुख्यतः कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है और चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। खरीफ की फसल मैं वापस बता देता हूँ कौन सी फसल होती है। जो खरीफ की फसल वो फसल होती है जो उत्तरी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ये चारा फसल है, यानी ये मुख्यतः जो हमारे पशु होते हैं उनके चारे के लिए ज्वार मुख्यतः उगाया जाता है, ठीक है। विंध्याचल के दक्षिण में ये वर्षा आधारित फसल है और इसकी उत्पादकता यहाँ कम है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ ये सिंचित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन वहाँ पर ज्वार की उत्पादकता भी अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तो आई होप ज्वार आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमारी चौथी जो खाद्यान्न फसल आएगी वो आएगी बाजरा। बाजरा से तो आप अच्छे खासे वाकिफ़ होंगे। सर्दियों में हम बाजरे की रोटी खाते हैं। राजस्थान के बच्चे तो और भी अच्छे से वाकिफ़ होते हैं बाजरे से, ठीक है। तो अब हम बाजरे के बारे में पढ़ते हैं। देखो, भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यानी बाजरा का जलवायु क्षेत्र बता रहा है अपने को कहाँ कहाँ भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में बाजरा बोया जाता है। और जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है और थोड़ी शुष्क जलवायु होती है। यह फसल इस क्षेत्र में शुष्क दौर और सूखा सहन करने में समर्थ है। यानी ये ऐसी फसल है जो अच्छे खासे सूखे को सहन कर लेती है और इस यहाँ पर भी अच्छी खासी उपज प्रदान करती है। कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? ये बाजरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यानी या तो सिर्फ और सिर्फ बाजरा खेत में बोया जाता है या मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। ये किसी अन्य फसल के साथ भी बो दिया जाता है। ये देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा आ जाता है, ठीक है। वर्षा पर निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है और इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। राजस्थान में देखो, वैसे तो राजस्थान में बाजरा अच्छा खासा होता है, लेकिन वर्षा पर निर्भर होने के कारण इसकी उत्पादकता कम है। यानी प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता कम हो जाती है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्में के आगमन से तथा गुजरात, हरियाणा की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इसकी पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होगी। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई अच्छी खासी अब उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन वो पहले सूखे से प्रभावित थे, यहाँ पर उनकी उत्पादकता अब धीरे धीरे बढ़ गई है। कौन सी फसल की बात कर रहा है? ये बाजरे की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पांचवी जो हमारी मुख्य खाद्य फसल है वो कौन सी है? उसमें मक्का आ जाता है, ठीक है। तो मक्के की अब हम बात करते हैं। मक्का भी आई होप सबने देखा ही होगा, मक्के की रोटी भी हम खाते ही हैं।
तो पाँचवीं जो हमारे मुख्य खाद्य फसल है उसमें आ जाता है मक्का। ठीक है, देखो मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है, यानी ये खाने के रूप में भी उपयोग होती है और चारा यानी पशु वगैरह के लिए खिलाने के लिए भी हम मक्के का उत्पादन करते हैं। ये निम्न कोटि की मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है, यानी ऐसी मिट्टी जहाँ पर पोषक तत्वों की थोड़ी कमी होती है और जलवायु अर्धशुष्क होती है, यानी शुष्क भी होती है और थोड़ी बहुत नमी रहती है, बहुत थोड़ी नमी रहती है कहते हैं अपने, तो वहाँ पर मक्का की अच्छी खासी खेती हो जाती है। ये फसल कुल बोए के क्षेत्रफल के 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, ये पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। यानी अगर कुल बोए के क्षेत्रफल की बात करें तो 3.6% इसका इलाका आ जाता है और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मक्का बोया जाता है। कोई विशेषीकृत क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मक्का होना ही होना चाहिए। भारत में बिखरा हुआ क्षेत्र है कहें तो। मक्के के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि आ जाते हैं। ठीक है, अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है और मध्य भागों में थोड़ी कम होती है। यानी दक्षिण भारत की बात करें तो इसकी अच्छी खासी पैदावार दक्षिण भारत में हो जाती है। ठीक है, तो हमने अनाज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने चावल पढ़ा, गेहूँ पढ़ा, बाजरा पढ़ा, ज्वार पढ़ा, मक्का पढ़ा, 5 प्रकार के अनाज पढ़े अपनों ने। अब हम अगला टॉपिक करते हैं जो हमारे खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है। कौन सा है वो टॉपिक? वो है दालें। दालें क्या चीज़ होती हैं, दालें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिएगा आप इधर। दालें देखो, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन का प्रमुख संघटक है। यानी जो शाकाहारी भोजन की बात करें ना, देखो प्रोटीन हम आप में से बहुत लोग जिम जाते होंगे तो प्रोटीन की तलाश करते होंगे, तो आपको सलाह मिलती होगी कि आप मीट खाइए, आप अंडे खाइए, आप वे प्रोटीन लीजिए जहाँ से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर जो बंदा शाकाहारी होता है तो उससे भी तो प्रोटीन चाहिए, वो मीट अंडे तो खा नहीं सकता ना। वे प्रोटीन चल ले सकता है वो, लेकिन मीट अंडे तो नहीं खा सकता ना। तो वो प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ से पूरी करेगा? वो दालों से पूरी करेगा। यानी दालें में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, देखो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें जो है शाकाहारी भोजन का प्रमुख संघटक बनती हैं। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। यानी इनकी जड़ों में जो चना, आपने सुना होगा चने की जो पौधे होते हैं ना, उसकी जड़ों में राइबोसोम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन यौगीकरण में मदद करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। लगभग सभी दालों की फसलों में नाइट्रोजन यौगीकरण की क्रिया होती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश कहा जाता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। यानी ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर दालों की अच्छी खासी खेती होती है। देश के कुल बोए के क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर दालें बोई जाती हैं। यानी देश के अगर नेवल बोए के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितने प्रतिशत भाग पर दालें बोई जाएंगी? लगभग 11% भाग पर। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें। ये जो दालें हैं ना, ये शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होती है, यानी वर्षा पर अधिक निर्भर करती है, इसलिए इसके उत्पादकता में उतार चढ़ाव है। प्रमुख भारत की दालें कौन कौन सी हैं? एक चना होगी और एक अरहर की दाल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चने की दाल के बारे में। ठीक है, चना आपने देखा होगा, अब चने की दाल के बारे में पढ़ते हैं। देखो चना जो है ना, वो कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। जो दालें हैं ना, चना है ना, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। यानी उपोष्ण जो क्षेत्र है ना हमारा, यानी ना ज़्यादा उष्ण है ना ज़्यादा ठंडा है, यानी उपोष्ण मध्य का इलाका है। ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उस क्षेत्र में चने की दालें बोई जाती हैं। ये मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, यानी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। और ये मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी फसल होती है? जो शरद ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में लगभग ये काट ली जाती है। इस फसल को जो है, यानी कौन सी फसल की बात कर रहा है? ये जो चने की फसल की बात कर रहे हैं ना, चने की फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारें या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल में काफ़ी कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। देखो इसे उगाने के लिए वर्षा की 1 या 2 बौछारें काफ़ी होती हैं,
जहाँ पर इसकी उत्पादकता मिल जाती है। लेकिन अगर हरित क्रांति की बात करें ना 1970 में जो आया था, तो हमारे जो ये राज्य थे ना कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पे क्या है कि चने की पैदावार में कमी आई है। क्यों? क्योंकि चने की जगह दूसरी फसलों ने ले ली। कौन कौन सी फसलें? चावल, गेहूँ। क्यों? क्योंकि इसके जो बीज थे ना, HYV बीज यानी हाई यील्ड वेराइटी बीज, ये हरित क्रांति में इंट्रोड्यूस हो गए थे और इसने चने को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण चने की फसल में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक्चुअली थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब देश की कुल बोए गए क्षेत्रफल में केवल 2.8% भाग पर चने की खेती होती है। और इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इत्यादि जो हैं इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कहे जाते हैं। और कुल बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 2.8% भाग पर भारत में चना बोया जाता है। इसकी उत्पादकता कम है। सिंचित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर तो इसकी उत्पादकता कम ही है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो सिंचित हैं, जहाँ पर नहरों वगैरह से सिंचाई हो जाती है, वहाँ पर भी 1-2 सालों बाद इसकी फसल में उतार चढ़ाव देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरी फसल आती है हमारी, जो दालों की फसल है उसमें आती है अरहर की दाल। हमने चने की दाल की, दूसरी दाल जो हमारी इंपॉर्टेंट दाल है वो कौन सी है? अरहर की दाल। ठीक है, ये देश की प्रमुख दूसरी दाल फसल है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के मध्य तथा दक्षिण राज्यों की शुष्क भागों में वर्षाधारित परिस्थितियों में सीमांत भू क्षेत्र पर बोई जाती है और भारत के कुल बोए के क्षेत्रफल के लगभग 2% भाग पर यह बोई जाती है। देखो, पहली प्रमुख दाल थी हमारी चना, दूसरी आती है अरहर। इसे लाल चना पिजनपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वर्षा आधारित परिस्थितियों में ज़्यादातर होती है। दक्षिण राज्यों के शुष्क भागों में भी ये होती है। ठीक है, भारत के कुल बोए गए लगभग 2% क्षेत्रफल में किसकी खेती होती है? अरहर की खेती हो जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। यानी अकेला महाराष्ट्र जो राज्य है वो देश के अरहर का 1/3 यानी 1/3 भाग उत्पादित कर देता है। अन्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि आते हैं। और यहाँ की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है ये कम और अनियमित है। यानी इन राज्यों की वैसे तो उत्पादकता अधिक है अरहर की, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें यानी 1 हेक्टेयर में कितना अरहर उत्पादित हो जाता है वो अपेक्षाकृत यहाँ पर इन राज्यों में कम पाया जाता है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें देखी? खाद्यान्न फसलों में हमने अनाज देखे और दालें देखी। तो यहाँ पर हमारी खाद्यान्न फसलें पूरी हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तिलहन की फसलें। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लगता है हमें, तिलहन की फसलें कौन सी फसलें होती हैं? ऐसी फसलें जिन फसलों से तेल निकाला जाता है तिलहन की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप कौन सी फसलें तिलहन की फसलें होती हैं? ऐसी फसलें जिन फसलों से तेल निकाला जाता है तिलहन की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, देखो, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देखो, ये क्षेत्र जो है ना, जिनके इसमें नाम लिए गए हैं, कौन कौन से? मालवा का पठार हो गया, मराठवाड़ा हो गया, गुजरात, राजस्थान, ये सब क्षेत्र है ना, यहाँ पर तिलहन की खेती अधिकतर होती है। भारत के ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे तिलहन की खेती का उपयोग होता है। ठीक है, यह उत्पादन किया जाता है। तिलहन की खेती ऐसी खेती होती है जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उसे तिलहन की फसलें बोलते हैं। देश की कुल शस्य क्षेत्र बोलो, निवल बोया गया क्षेत्र बोलो, कुल बोया गया क्षेत्र बोलो, जो भी बोलो, यहाँ पर जो तिलहन की खेती भारत की कुल शस्य क्षेत्र के फल के कितने प्रतिशत भाग में होती है? 14% भाग में होती है। ठीक है, यानी भारत में ऐसा क्षेत्र जो तिलहन के अंतर्गत बोया जाता है, कुल बोए गए क्षेत्र फल का कितना होता है? 14% होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आगे कहता है कि भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाती है? इसमें मूंगफलियाँ, तोरियाँ, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी आदि इसमें आ जाती हैं। ये जो फसलें हैं ये भारत की कौन सी फसलें हैं? मुख्य तिलहन फसलें हैं। ठीक है, अब देखो, पहले जो फसल की हम बात करेंगे मूंगफली की बात करेंगे। मूंगफली यानी इंग्लिश में बोले तो पीनट्स। आपने खाए होंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स होते हैं, तेल निकाला जाता है। ठीक है, पीनट बटर आपने खाया होगा। तो मूंगफली की अब हम बात करते हैं। देखो, भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। यानी विश्व की लगभग 19%, 18.8 हो गया ना, तो लगभग 19% मूंगफली भारत उत्पादित करता है। और ये मुख्यतः कहाँ? शुष्क प्रदेशों में और वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो होती है बोई जाती है। ठीक है, वहीं पर वहाँ की ये प्रमुख फसल है। जो मूंगफली की फसल है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो उत्तरी पश्चिमी मानसून के साथ, उत्तरी पश्चिमी नहीं, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं और अब मार्च अप्रैल में ये
काट ली जाती हैं, ठीक है। परंतु दक्षिण भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। यानी दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली कौन सी ऋतु में बोई जाएगी, रबी की ऋतु में बोई जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि दक्षिण भारत में ऋतु इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं होती हैं, पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। तो रबी की जो ऋतु होती है ना उत्तरी भारत में, उसके आसपास ऋतु में दक्षिण भारत में ये बोई जाती है, ठीक है। फिर ये देश की कुल शस्य क्षेत्रफल के लगभग 3.6% भाग पर बोई जाती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहाँ पर भी फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यहाँ की पैदावार थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर ये फसल बोई जाती है कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। समझ गए होंगे मूंगफलियों के बारे में। अगली जो तेल की फसल आती है यानी तिलहन फसलें आती हैं वो कौन सी है हमारी, तोरियां और सरसों, ठीक है। यानी हम तोरियों की और सरसों की बात करेंगे। देखो तोरियां में सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरियां, तारामीरा आदि। ये सब तोरियां और सरसों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल होती है, यानी ना ज़्यादा उष्ण ना ज़्यादा ठंडक वाला इलाका, उपोष्ण यानी मध्यम का इलाका, और उपोष्ण कटिबंधीय जो होता है वहाँ पर तोरियां और सरसों की फसलें उगती है तथा भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में ये बोई जाती है। यानी भारत के मध्य वाला भाग देखें, फिर भारत का उत्तर पश्चिम वाला भाग देखें तो जो तोरियां और सरसों है वो रबी की ऋतु में बोई जाती है, यानी सर्दियों में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में यानी बसंत के थोड़ा सा पहले ये काट ली जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती और इसका उत्पादन जो होता है ना उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। यानी अधिक पाला होता है, पाला यानी ओस, ठीक है। तो अधिक ओस के कारण ये फसलें ख़राब भी हो जाती हैं और इनके उत्पादन में साल दर साल क्या है उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार, प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे हमारी तकनीकी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। यानी अगर इसका जो उत्पादन क्षेत्र देखें ना तो लगभग 2/3 जो पार्ट है वो सिंचित है, यानी नहरों वगैरह से सिंचाई प्राप्त करता है, जिससे इसकी फसल की पैदावार में वृद्धि हो रही है। तिलहन देश की कुल शस्य क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग पर ही बोया जाता है। यानी अगर देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.5% भाग पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तिलहन फसलें, ठीक है। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक जो है वो हरियाणा और मध्य प्रदेश है। यानी जो तोरियां और सरसों है इसका लगभग 1/3 उत्पादन कौन कर देता है, राजस्थान कर देता है। और उसके बाद जो राज्य हैं वो कौन से हैं, वो हरियाणा है और मध्य प्रदेश हैं, ठीक है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो हरियाणा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। देखो उत्पादकता अधिक होना और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होने में फ़र्क होता है, मैंने आपको पहले ही भी बताया था। उत्पादकता तो टोटल मात्रा के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो 1 हेक्टेयर में जितनी फसल उत्पादित होती है उसे बोलते हैं 1 हेक्टेयर की उत्पादकता। यह प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में बात करें तो हरियाणा और पंजाब उच्च स्थान रखते हैं। तो समझ गए होंगे आप तोरियां और सरसों की फसलें, ठीक है। और कुछ अन्य तिलहन आते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं कि अन्य तिलहन फसलें कौन सी होती हैं। इसमें आ जाता है सोयाबीन की फसल, सूरजमुखी की फसल भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। यानी सोयाबीन और सूरजमुखी की बात करते हैं। देखो सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन उगाते हैं। इन कौन से राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। यानी ये जो इलाके हैं ये कौन सी फसल का अधिक उत्पादन करते हैं, ये सूरजमुखी का अधिक उत्पादन करते हैं। देश के उत्तरी भागों में ये एक गौण फसल है, यानी उत्तरी भागों में सूरजमुखी कम उगाई देती है तो या उगती है, ठीक है। लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ये जो पहले जो मैप अपने छोड़ा है ना, देखो ये जो मैप है ना, आगे हम रेशेदार फसलें करेंगे। इसमें जूट की फसल जो क्रॉस से दर्शाई गई है और कपास की फसल जो तिरछी लाइनों से दर्शाई गई है वो है, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र ये तिरछी लाइनों से जो दर्शाया गया है ये तो है कपास का क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर कपास उत्पादित होता है। और ये सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जूट ज़्यादातर उत्पादित होता है, ठीक है। कपास और जूट दोनों रेशेदार फसलें हैं। अब हम रेशेदार फसलों की बात करते हैं। हमने तिलहन पूरे किए, अब दूसरे आते हैं हमारे रेशेदार फसलें। देखो रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा तथा अन्य कई प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करती हैं। और कपास तथा जूट भारत के प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। यानी जिन फसलों से हमें रेशा प्राप्त होता है वो रेशेदार फसलें होती हैं। और रेशा किस काम आता है, कपड़ा बनाने का काम आता है, थैला बनाने का काम आता है, बोरा बनाने का काम आता है, इत्यादि में रेशा काम आता है, ठीक है। तो पहले रेशेदार फसल कौन सी है, कपास।
हम कपास की बात करेंगे। कपास तो आप जानते ही हो, कॉटन जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो कपास की बात करते हैं। ठीक है, देखो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी गर्म इलाके में ज़्यादातर बोई जाती है तथा देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। ऐसे भाग जो अर्धशुष्क हैं वहाँ पे ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं और सर्दियों में या अक्टूबर नवंबर के आसपास ये काट ली जाती हैं। देश के विभाजन के समय बहुत बड़ा जो कपास उत्पादन क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी विभाजन जब हुआ था ना 1947 में, तो ज़्यादातर जो इलाका था ना, यानी सिंधु का जो इलाका था, सिंधु मैदान का जो इलाका था, सिंधु नदी के मैदान का जो इलाका था, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया। लेकिन फिर भी पिछले 50 वर्षों में हमने इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि की है। किसके क्षेत्रफल में, कपास के क्षेत्रफल में। देखो भारत में छोटे रेशे वाले कपास यानी भारतीय कपास और लंबे रेशे वाले कपास यानी अमेरिकन कपास, दो प्रकार की कपासें दिखती हैं। भारत में कपास दो प्रकार की हैं, भारतीय कपास जो छोटे रेशे वाली होती है और अमेरिकन कपास जो बड़े रेशे वाली होती है। अमेरिकन कपास को हम नरमा भी कहते हैं हमारी देशी भाषा में। ठीक है, कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कपास की खेती के लिए आवश्यक होती हैं। यानी जब कपास की खेती होती है ना, तो जब फसल में फूल आने लगते हैं तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी बारिश नहीं होना चाहिए। वरना क्या होता है, कपास जो होता है वो ख़राब हो जाता है और अच्छी पैदावार हमें नहीं मिलती। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बड़े क्षेत्रफल के लगभग 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। ठीक है, तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है कपास उत्पादन में, और देश का जो निवल या समस्त बोया गया क्षेत्र है उसके 4.7% भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है, कौन सी रेशेदार फसल बोई जाती है, कपास बोई जाती है। ठीक है, देखो कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान सम्मिलित किया जाता है। पश्चिम में बात करें तो गुजरात तथा महाराष्ट्र का इलाका आ जाता है। दक्षिणी भारत की बात करें तो इसमें तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित है। ये जो 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, यहाँ पर भारत में कपास उगता है। ठीक है, कपास के अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। यानी इन राज्यों में कपास का अच्छा खासा उत्पादन होता है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंचाई की सुविधा वाले, यानी जो देश के उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं ना, वहाँ पर जिन भागों में सिंचाई की अच्छी खासी सुविधा है उन भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। यानी 1 हेक्टेयर में अधिकतर कपास की उत्पादकता हम प्राप्त करते हैं। इसका उत्पादन महाराष्ट्र में वर्षा पर निर्भर है और वहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो कपास का उत्पादन होता है वो अधिकतर किस पर निर्भर होता है, वर्षा पर निर्भर होता है। ठीक है, देखो इसके बाद दूसरी हमारी फसल आती है जो रेशेदार फसल है, वो कौन सी है, वो है जूट की फसल। ठीक है, तो देखो हम जूट की फसल की हम बात करते हैं। जूट भी हमारी रेशेदार फसल है। ठीक है, अब हम जूट की फसल की बात करेंगे। देखो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों में एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, देखो जूट के कई बार अपन थैले देखे होंगे जिसे हम आमतौर पर बोरा कहते हैं। जैसे कणक के बोरे आते हैं ना जिसमें वो जूट लगा होता है, आपने देखा होगा। जूट के कई बार थैले भी बनते हैं, मोटे वस्त्र बनते हैं, थैला, बोरा, अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। ये इसे सुनहरा रेशा भी बोलते हैं क्योंकि इसकी फसल जो होती है वो सुनहरे कलर की होती है। और पश्चिम बंगाल तथा इसके संस्पर्शी भागों में ये व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल यानी ये मुख्यतः व्यापार करने के लिए उगाई जाती है। ठीक है, विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जिसे 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। जूट नहीं है, जूट है, समझ लेना, जूट की बात नहीं कर रहा, जूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादक का 3/4 भाग पैदा करता है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन का लगभग 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र का लगभग 0.5% पर जूट की जो फसल है वो बोई जाती है। ठीक है, तो आप समझ के जूट की फसल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अन्य फसलें, यानी ऐसी फसलें जिन्हें वर्गीकरण किसी आधार पे नहीं किया गया लेकिन ये फसलें भी काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें गन्ना की फसल की बात करेंगे, हम चाय की फसल की बात करेंगे, कॉफ़ी की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी अन्य फसलें हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ने की फसल की, ठीक है। देखो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी गर्म गर्म इलाकों में अधिकतर बोया जाता है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में ये केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु क्षेत्रों पे बोया जाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जो वर्षा पर निर्भर है ना, तो वहाँ की जलवायु जरूरी कौन सी होनी चाहिए, वो आर्द्र होनी चाहिए या उपाद्र होनी चाहिए, ठीक है। परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग तथा इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। यानी ये जो कहाँ कहाँ पर इसकी खेती होती है, जो सिंचित भागों में होती है, गंगा सिंधु के मैदानी भाग भी होती है, और जहाँ पर अधिक अच्छी खासी सिंचाई उपलब्ध होती है वहाँ पर इसकी जो खेती अच्छी खासी होती है। पश्चिमी भारत में बात करें तो गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर गन्ना का उत्पादन अधिकतर होता है। दक्षिण भारत में बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ जो सिंचाई जहाँ पर अधिक है वहाँ पर इसकी अच्छी खासी खेती होती है। कौन सी फसल की बात कर रहा है, ये गन्ने की फसल की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ये गन्ने का उत्पादक क्षेत्र दीर्घ है। अगर उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लगभग सारा इलाका आ गया, पंजाब और हरियाणा का इलाका आ जाता है, ठीक है। ऊपर से मध्य प्रदेश का इलाका आ गया, थोड़ा बिहार का भी इलाका आ जाता है, ठीक है। फिर गुजरात का इलाका आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना, ये सब जो भाग यहाँ पे गन्ने की खेती के अंदर आ जाता है, ठीक है। देखो आगे ये कहता है कि ब्राज़ील के बाद जो भारत है ना, दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। 2018 की बात कर रहा है, यानी ब्राज़ील के बाद भारत का स्थान दूसरा है विश्व में गन्ने उत्पादन में। यहाँ विश्व का 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। भारत की बात कर रहा है। देश के कुल बोए के क्षेत्रफल में गन्ना 2.4% भाग पर बोया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ने का उत्पादन करता है, और इसके अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ आ जाता है। और इसके उत्पादन का यहाँ पर जो है ना, इन राज्यों में कौन कौन से राज्य हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में अत्यधिक है, ठीक है। और उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम होता है, यानी दक्षिण भारत में ये अच्छा खासा उत्पादित होता है। आगे बात करें तो चाय की बात करते हैं। चाय आप सब पीते हो, जब पढ़ते हो आपको नींद आती है, फिर आप चाय पीते हो। चाय में टैनिन और कैफ़ीन होते हैं जिससे आपकी नींद उड़ जाती है, तो इसलिए चाय आप पीते हो, ठीक है। तो अब हम चाय की बात करते हैं। देखो चाय एक रोपण कृषि होती है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती है। अब देखो चाय पत्ती आपने देखी है काले रंग की होती है, वो किण्वित पत्तियां होती हैं, लेकिन असल में क्या वैसी चाय उगती है? या ऐसे तो होता नहीं। चाय की पत्तियां तो हरे रंग की होती हैं। जब इन हरे रंग की पत्तियों को तोड़कर किण्वित कर दिया जाता है तो ये काले रंग की हो जाती हैं, फिर चाय पत्ती बन जाती है और हम चाय पीते हैं। तो आपको यही बता रहा है कि काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं, लेकिन हरी चाय की पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, जिससे हमारी नींद उड़ जाती है। ये उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। जो चाय की खेती होती है ना, वो चाइना में देसी फसल है, यानी वहाँ की प्राकृतिक फसल है। भारत में तो बाद में लाई गई थी, ठीक है। ये उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों में अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है, यानी ये उष्ण जलवायु में और उपोष्ण जलवायु में होती है। ऐसे मैदान जो तरंगित होते हैं वहाँ पर अच्छी खासी होती है, और मिट्टी जो अपवाहित होती है वहाँ पे ये अच्छी खासी चाय की फसल हो जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी, जो देश की प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। यानी असम वाला जो हमारा क्षेत्र है ना, यहाँ पर 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी जो पड़ती है असम वाले क्षेत्र में, वहाँ पर चाय का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। भारत में इसके बाद में जो है इसकी कृषि जो है वो पश्चिम बंगाल की उप हिमालयी भागों, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों में प्रारंभ कर दी गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट, नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है, और भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व के लगभग 21.22% चाय का उत्पादन करता है। देखो 1840 में भारत में चाय इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी उससे पहले भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही भारत में चाय इंट्रोड्यूस होगी तो आज लगभग 22% विश्व की चाय केवल भारत उत्पादित करता है। तो एक गौरतलब बात है, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत जो है ना चाय का भाग घटा है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग अभी घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। यानी चीन के बाद जो है भारत विश्व में चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। असम के कुल शस्य क्षेत्र की बात करें तो असम के कुल शस्य क्षेत्र की बात करें तो 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में ये आधे से अधिक भाग का जो है असम पैदा करता है। किसका? चाय का। यानी केवल असम की बात करें ना तो असम के आधे से ज़्यादा इलाके में चाय की खेती होती है, ठीक है। और यानी असम में जो निवल बोया गया क्षेत्र है ना उसमें आधे से अधिक निवल बोया गया क्षेत्र चाय के अंतर्गत ही बोया जाता है, ठीक है। और ये जो असम का भाग है ना ये भारत के आधे से अधिक चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आ जाते हैं, ठीक है। अपने चाय के बारे में देख लिया। फिर अगली फसल आ जाती है हमारी कॉफ़ी की फसल, ठीक है। कॉफ़ी भी आप पीते हो, डेट वेट पे जाते हो तो कॉफ़ी पीते हो ना, मंगाते हो कोल्ड कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी जो भी कॉफ़ी है जो मंगाते हो। तो अब हम कॉफ़ी की बात करते हैं। देखो कॉफ़ी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। रोपण कृषि का मतलब वो होता है जो जिसमें बीज नहीं बोया जाता है, जिसमें पौधा रोपा जाता है, ठीक है, वो होती है रोपण कृषि। जैसे चावल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ये कौन सी खेती होती है? रोपण खेती होती है, ठीक है। देखो इसके बीजों को भुनकर पीसा जाता है, एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो कॉफ़ी के बीज होते हैं ना उसको पहले भुना जाता है, फिर पीसा जाता है और फिर कॉफ़ी बनाई जाती है जिसे हम बाद में कॉफ़ी बना के पीते हैं, ठीक है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, एक है अरेबिका, एक है रोबस्ता और एक है लिबेरिका, ठीक है। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका का उत्पादन होता है। जो कॉफ़ी की ये तीनों किस्मों में सबसे बढ़िया किस्म कौन सी होती है? अरेबिका किस्म, ठीक है। और भारत में यही कॉफ़ी उगाई जाती है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग है। परंतु भारत विश्व का केवल और केवल 3.17% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं विश्व में? ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरस और इथोपिया और पेरू हैं, ठीक है। भारत इसके बाद 8वां स्थान रखता है कॉफ़ी के उत्पादन में। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और में जो पश्चिमी घाट का इलाका है वहाँ पर इसकी अच्छी खासी कृषि की जाती है। और देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन में के 2/3 भाग अकेला कर्नाटक राज्य से आते हैं। यानी कर्नाटक जो राज्य है भारत में समस्त जो कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 2/3 भाग उत्पादित करता है, ठीक है। तो आई होप आपने इन सभी फसलों को समझा होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर में कृषि विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।